अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल सोहवर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरार आज़ और हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहवर्दी। तो नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कि अलीमा खान के एक नहीं बल्कि दोनों बेटे गिरफ्तार हो गए हैं। फिर अलीमा खान बार बार कह रही हैं कि 302 का मुकदमा है, तो नौरीन खान ने कहा है कि जो वो पतलून थी वो कोर कमांडर की नहीं थी, सिपाही की थी। फिर उसके बाद कौन किसकी सहूलतकारी कर रहा है, पीटीआई में उदासी क्यों छाई हुई है और शेर अफजल का क्या कहना है, वो क्यों अब तनकीद कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या अब एक्सटेंशन एक और आएगी, और वो अगर आएगी तो किसकी एक्सटेंशन होगी। ये तमाम मौज़ूआत हम आज के व्लॉग में डिस्कस करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल सोहवर्दी, क्या हाल है आपका सर? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है इकरा आपकी? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। आई एम श्योर हमारे नाज़रीन भी खैर आफियत से होंगे। तो मुज़म्मिल साहब, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम 27 माह एक काफ़ी बड़ा अरसा है, लंबा अरसा है, और अब फाइनली गिरफ्तारियां हो गई हैं। एक भी नहीं, दोनों बेटों की गिरफ्तारियां हो गई हैं। काफ़ी शोर शराबा किया जा रहा है और ये भी देखा जा रहा है, हम देख रहे हैं कि अब लोग ये कह रहे हैं कि इनको 27 माह के बाद ही गिरफ्तार करना याद आना था। तो इतना ये जो लंबा इसमें गैप आया, क्यों आया? अच्छा, पहली बात तो ठीक है, 27 माह के बाद गिरफ्तारी जो है वो उस पे बहुत से सवालात हैं कि रियासत ने 27 माह ये रिलैक्सेशन क्यों दी और 27 माह गिरफ्तारी क्यों नहीं की और अब क्यों गिरफ्तार की। ये भी आप कह सकते हैं कि 27 माह से अलीमा खान जो है इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में थीं, अपने बेटों के लिए एनआरओ मांग रही थीं और अब वो राब्ते ख़त्म हो गए हैं और वो जो सहूलत दी गई थी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से वो ख़त्म हो गई है। देखिए ना, अगर आपकी 27 माह गिरफ्तारी नहीं हुई तो किसी अंडरस्टैंडिंग की वजह से नहीं हुई और वो अंडरस्टैंडिंग आपकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ थी। इसका मतलब 27 महीने से अलीमा खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग और एक बातचीत और एक बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही थी। आप कह सकते हैं अब आकर वो टूट गई है। सादा सा तो ये है। दूसरा, मैंने सुना कि सब कह रहे हैं कि जी बड़े गैर सियासी बच्चे हैं और आपने गैर सियासी बच्चों को, उनका तो सियासत से कोई ताल्लुक ही नहीं है और वो शाहरेज़ तो एक एथलीट है। हम्म। देखें, बात यह है कि बच्चे गैर सियासी हैं तो कोर कमांडर के घर के बाहर क्या कर रहे थे? अगर गैर सियासी बच्चे हैं तो सियासी एहतजाज में क्या कर रहे थे? घर बैठे होते। या तो अलीमा खान और पीटीआई का ये मौक़िफ़ हो कि ये कोर कमांडर के घर के बाहर मौजूद नहीं थे, ये कोर कमांडर के घर पर हमले में शरीक नहीं थे, लिहाजा हमारे बच्चे तो गैर सियासी हैं, ये तो कभी एहतजाज में गए ही नहीं। भाई 9 मई वाले दिन वो कोर कमांडर के घर के बाहर मौजूद थे, तो सियासी तो हैं ना, जी। एहतजाज में शरीक थे। अब ये ज़रूर रियासत का कसूर है कि उसने 27 महीने गिरफ़्तार नहीं किया और वो अलीमा खान चक्कर देती रही इस्टेब्लिशमेंट को 27 महीने, और वो इस्टेब्लिशमेंट 27 महीने अलीमा खान के चक्कर में रही और अब 27 महीने बाद वो चक्कर ख़त्म हो गया। मुज़म्मिल साहब, को हमारे नाज़रीन को ये तो बताइएगा कि जो कहा जा रहा है कि गंडापुर ने गिरफ्तारी करवाई है, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, गिरफ़्तारी इस्टेब्लिशमेंट ने की है, हुँ। गंडापुर ने कैसे कराई है? गंडापुर तो बेचारा आप अपनी गिरफ़्तारी रोक ले, बड़ी गल है। और गंडापुर, आप कह सकते हैं गंडापुर इस्टेब्लिशमेंट के करीब है, इस हुँ। बारे में कोई दो राय नहीं है। हुँ। गंडापुर और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर मौजूद हैं। पिछले दिनों अलीमा खान और गंडापुर के दरमियान मुलाकात भी हुई थी, फिर ये अदालतों में भी इकट्ठे नज़र आए हैं, फिर दोनों के ताल्लुकात ठीक होने की खबरें भी हमने सुनी हैं। जी। आप बताएं, गंडापुर को शाहरेज़ की गिरफ्तारी से क्या फ़ायदा है? कोई हुँ। फ़ायदा नहीं। मैं ये समझता हूँ कि आप ये पूछें कि अब क्यों गिरफ़्तार किया गया है शाहरेज़ को, गुड क्वेश्चन है हुँ। कि 27 महीने बाद क्यों गिरफ़्तार हुआ है। मैं समझता हूँ कि उनका ख़्याल है कि अब अलीमा खान हर जुमेरात को बेटे की की मुलाकात के लिए जाएँगी या भाई की मुलाकात के लिए जाएँगी। पिक एंड चूज़। जो एक थिएटर है ना, उन्होंने लगाया होता था हर जुमेरात को, वो थिएटर अब बंद करने के लिए उन्होंने कहा है कि आप चूज़ कर लें कि आप बेटे की मुलाकात के लिए कोट लखपत जाना पसंद करेंगी या भाई की मुलाकात के लिए अडियाला जाना पसंद करेंगी। दोनों में से एक जगह उन्होंने अब जाना है, वो खुद फैसला कर लें। लेकिन 27 महीने एक अंडरस्टैंडिंग मौजूद थी, 27 महीने एक डबल गेम चल रही थी। वो भी लोग गंडापुर के बारे में कहते हैं, मैं अलीमा खान के बारे में कहता हूँ कि वो भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ डबल गेम कर रही थी। वो भी इस्टेब्लिशमेंट के स्क्रिप्ट के मुताबिक चल रही थी। 27 महीने इस्टेब्लिशमेंट ने अलीमा खान को इस्तेमाल किया है। अब इस्टेब्लिशमेंट इस
इतनी कंफर्टेबल पोजीशन में आ गई है कि उसको अब अलीमा खान की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा अलीमा खान को डंप कर दिया गया है, उनके बेटे गिरफ्तार कर लिए तो गए। अलीमा खान बार-बार कह रही हैं कि उन पर 302 का मुकदमा है, तो अब तक गिरफ्तारी के अमल में क्यों नहीं ला जा रही? बेफ़िक्र हैं, उनकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी। पहले भी वो गिरफ्तार हुई हैं, फिर ज़मानत हो गई थी। हुँ। मैंने कहा है ये गिरफ्तारियों और सज़ाओं का मौसम है। कल सब मिठाई बाँट रहे थे, हुँ। कल सब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में बहुत खुश थे। आज ये गिरफ्तारियों और सज़ाओं का मौसम है। कभी खुशी, कभी गम, कभी ज़मानत, कभी मौसम नहीं गिरफ्तारी, तब्दील हो रहा। कभी कभी सज़ाएँ, कभी कुछ, ये चलेगा। और मैं समझता हूँ कि ये कोई आसान वक़्त नहीं है अब। जितनी पीटीआई की सहूलतकारी थी अदालतों से, वो ख़त्म हो गई है। उन्हें समझना चाहिए कि अदालती सहूलतकारी ख़त्म हो गई है। एस्टेब्लिशमेंट के अंदर उनकी जो सहूलतकारी थी वो भी ख़त्म हो गई है। वो सारे जर्नैल भी रिटायर हो गए हैं। फैज़ हमीद भी अपने अंजाम के करीब है। तो लिहाजा गिरफ्तारियों और सज़ाओं का मौसम है, इसको एन्जॉय करें। तो मुज़म्मिल साहब, अब सुहेल उड़ाइच को आप कहाँ स्टैंड करता हुआ देखते हैं? क्योंकि पीकैट के तहत उनके खिलाफ एक एफआईआर को दरख्वास्त दायर कर दी गई है। फिर हमने देखा कि आउट ऑफ नोवेयर इमरान रियाज खान जो हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए आ गए। तो अब अचानक इमरान रियाज को सुहेल उड़ाइच से इतनी ज़्यादा हमदर्दी क्यों हो रही है? वो मामला तो बुग़ बिगड़ता जा रहा है। वो मोहब्बत हुसैन में नहीं आए, वो बुग़्ज़ माविया में आए हैं। आप समझें, हुँ। उनको सुहेल वड़ाइच से मोहब्बत नहीं है, उनको आसिम मुनीर से नफ़रत है। वो आसिम मुनीर से नफ़रत में सुहेल वड़ाइच का साथ दे रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता सुहेल वड़ाइच अब इमरान रियाज खान के किसी ट्रैप में आएँगे। वो समझदारी का मुज़ाहरा कर रहे हैं, वो ख़ामोश हैं, वो लड़ाई को बढ़ा नहीं रहे, तनाज़े को बढ़ा नहीं रहे। मुझे नहीं लगता उन पर पीका एक्ट के तहत कोई कार्रवाई होगी। मुझे लगता है चंद दिनों में ये इशू ख़त्म हो जाएगा, अपनी मौत आप मर जाएगा, इससे आगे इसमें कुछ नहीं। दूसरी बहन खान साहब की नौरीन खान, अब वो ये कहती हैं कि ये जो हसन न्याज को पैंट पकड़ाई गई थी, पतलून पकड़ाई गई थी, वो कोर कमांडर की नहीं थी बल्कि सिपाही की थी, और जो सिपाही के यूनिफ़ॉर्म होता है वो तो हमारे टैक्स के पैसों से ही बनता है, तो क्या ये इतराफ़ जुर्म नहीं है? अच्छा, अगर किसी ने आपके टैक्स के पैसों की पैंट पहनी हुई है, तो आपको वो पैंट उतारने का राइट है? आप बता दें। मैं तो नहीं कह रही। नहीं, मतलब नौरीन ये कह रही है कि अगर किसी ने हमारे टैक्सों की पैंट पहनी हुई है, तो हमारे बच्चों को वो पैंट उतार के सरेआम लहराने का हक हासिल है। ये पता नहीं कौन-सी मंतक है और ये कौन-सा ख़ानदान है। पैंट सिपाही की थी या कोर कमांडर की थी, दोनों सूरतों में जो है वो जुर्म था। हुँ। अब दिफा इसलिए कर रही हैं कि जब तक हसान नियाज़ी पकड़ा हुआ था ना, तो नौरीन का ये मौक़िफ़ नहीं था, क्योंकि हसान के साथ तो आपकी वो बॉन्डिंग मौजूद नहीं है, वो हफ़ीज़ुल्लाह नियाज़ी का बेटा है। हुँ। उसको सज़ा भी हो गई तो किसी ने उफ़ तक नहीं की। जितना शोर अलीमा के बच्चों के लिए है, इतना हसान नियाज़ी के लिए था। जितनी तकलीफ़ हलीमा खान के 2 बेटों की गिरफ्तारी पे नज़र आ रही है, इतनी हसान नियाज़ी की सज़ा पर थी या उसकी उसकी गुमशुदगी पर थी। ये ख़ानदान में होता है, कोई बच्चे लाडले हैं, कोई बच्चे नहीं लाडले। हलीमा के बच्चे लाडले हैं, हफ़ीज़ुल्लाह नियाज़ी के बच्चे लाडले नहीं हैं, वो चौतेले हैं। तो इसलिए अब चूँकि शारेज पकड़ा गया है, तो अब पतलून का दिफा भी आ गया है कि वो कोर कमांडर की नहीं थी। जब तक हसान को सज़ा हो रही थी, तब तक तो आपने ये नहीं कहा कि वो कोर कमांडर की नहीं थी। पतलून कोर कमांडर की थी या सिपाही की थी, आपने लहराई है, जुर्म किया, दोनों की इज़्ज़त बराबर है। हुँ। ये नहीं है कि कोर कमांडर की पतलून की इज़्ज़त ज़्यादा है और सिपाही की पतलून की इज़्ज़त कम है। आपने वो पतलून लहराई, आपके बच्चों ने, दोनों को सज़ा होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि शारेज़ ने वो पतलून हसान नियाज़ी को पकड़ाई, उस पर शारेज़ को सज़ा होनी चाहिए। तो मुज़म्मिल साहब, ये जो बैरिस्टर गौहर की जानिब से कहा गया है कि हम जब भी कोशिश करते हैं कि तनाव ख़त्म हो तो तभी गिरफ्तारियाँ शुरू हो जाती हैं, तो क्या बैरिस्टर गौहर किसी डील के ब्रेक होने की खबर दे रहे हैं? बैरिस्टर गौहर ने तो पिछले दिनों माफ़ी भी माँग ली थी। जब सुहेल वड़ाई साहब ने माफ़ी की बात की थी, तो वो तो फिर पीटीआई के तर्जुमान ने कहा कि हमारे चेयरमैन ने एवें ही माफ़ी माँग लिया, हम माफ़ी के साथ नहीं हैं। बैरिस्टर गौहर तो कई दफ़ा रास्ता बनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो कहते हैं कि कुछ शहर दे लोग भी ज़ालिम ने, कुछ सानू भी मरन दा शौक भी है। तो कुछ पीटीआई की अपनी हरकतें भी ऐसी हैं कि वो उसके नतीजे में ये होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बैरिस्टर गौहर सेंसिबल सियासत करती हैं, वो रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं, और जो पीटीआई मज़ाहमती ग्रुप है वो रास्ता बंद कर देता है। तो ये जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ की जानिब से कहा गया है कि सहूलतकारी तो पहले दिन से ही जारी है, कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है,
तो सर कौन किसकी सहूलतकारी कर रहा है जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही? देखिए, सबसे बड़ी सहूलतकारी अदालत कर रही थी, हुँ, अदालती सहूलतकारी। हुँ, हर किस्म के मुकदमे में रातों को अदालतें खुल खुल के ज़मानतों की लूट सेल लगी हुई थी। लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट ने तो ज़मानतों की लूट सेल लगाई है। एक ही ऑर्डर में 100-100 ज़मानतें भी दी गई हैं। पेशावर से भी हर एक को लूट सेल, आधी रात को चीफ जस्टिस साहब निकल घर से आकर नाइट सूट में जो ताजगुल को ज़मानत देते थे। सबसे बड़ी जो सहूलतकारी है वो इस मुल्क की अदालतों ने तहरीक इंसाफ की और 9 मई के मुल्ज़मान की है। और दूसरे नंबर पे एस्टेब्लिशमेंट के अंदर लोग मौजूद थे। जब तक फैज़ साहब गिरफ़्तार नहीं हुए, जब तक फैज़ हमीद गिरफ़्तार नहीं हुआ, तब तक उन्हें इदारे के अंदर से सपोर्ट हासिल थी और फैज़ हमीद साहब जो सेल चला रहे थे, वो पीटीआई की सहूलतकारी कर रहा था। तो सहूलतकारी तो फ़ौज के अंदर से भी मौजूद थी और अदालतों से भी मौजूद थी। अदालतों की सहूलतकारी भी 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए ख़त्म की गई है और फैज़ हमीद के फ़ील्ड कोर्ट मार्शल के ज़रिए इदारे के अंदर की सहूलतकारी ख़त्म की गई है। तो दोनों सहूलतकारियों को ख़त्म करने में वक़्त लगा है और आसिम मुनीर को वक़्त लगा है दोनों सहूलतकारियाँ ख़त्म करने में। तो ये क्या मामला है? ये कौन-सा सरप्राइज़ है जो कि शेर अफ़ज़ल मरवत अब देने जा रहे हैं? उनकी जानिब से कहा गया है कि अलीमा खान का जो बेटा है, वो तो मुलविस था और अब दोनों बेटे गिरफ़्तार हो गए हैं। 1.5 साल मेरी बहुत ही ज़्यादा हर इंतहा पर जाके इन्होंने मेरी तज़लील की है। तो अब मैं इनको एक ऐसा सरप्राइज़ दूँगा जो कि याद रखेंगे। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं? क्या मज़ा उन्होंने ना चखाएँगे? अपनी सोशल मीडिया टीम में जो उनको गालियाँ देते हैं ना पीटीआई वाले, वापस गालियाँ निकालने वाले लोग भर्ती कर लिए हैं। अच्छा। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है, कोई खुफिया खबर नहीं, कि ये जो मुझे गालियाँ दी जाती हैं, मैंने अपनी सोशल मीडिया टीम में गालम गलूच की एक ब्रिगेड भर्ती कर ली है और अब मैं बराबर वापस गालियाँ निकालूँगा। तो मेरे ख़्याल में कोई सरप्राइज़ नहीं है आपको शेर अफ़ज़ल मरवत साहब की एक सोशल मीडिया टीम पीटी अलीमा ख़ान वग़ैरह को वापस गाली, क्योंकि अलीमा ख़ान भी अपनी सोशल मीडिया टीम के ज़रिए शेर अफ़ज़ल मरवत के ख़िलाफ़ गालम गलूच कराती हैं। बिलख़ुसूस जब से शेर अफ़ज़ल मरवत ने अलीमा ख़ान के ख़िलाफ़ अटैक खोला था, तब से सोशल मीडिया पे शेर अफ़ज़ल मरवत की बहुत बैशिंग की जा रही थी। उसी बैशिंग का जवाब देने के लिए शेर अफ़ज़ल मरवत ने अपनी टीम खड़ी की है। लिहाज़ा वो सरप्राइज़ आपको नज़र आ जाएगा, वापस बैशिंग गाली का जवाब गाली से दिया जाएगा। ये जो शहजाद अकबर की जानिब से दावा किया गया है कि डीजीआईएसआई आसिम मलिक जो हैं, उनकी एक्सटेंशन के लिए अमेरिका का दबाव है और अगर उनकी एक्सटेंशन हो जाती है तो फील्ड मार्शल के लिए खतरा है। क्या खतरा हो सकता है? कोई ख़तरा नहीं है। शहज़ाद अकबर साहब जो है ना, साज़िशी थ्योरियाँ, कभी वो कहते हैं कि अमेरिका में ट्रंप से मुलाकात हुई है तो चीन नाराज़ हो गया है और चीन ने आसिम मुनीर को हटाने का, फिर वो चीन पहुँच जाते हैं तो वो कहते हैं ईरान को अड्डे देने का फ़ैसला कर लिया है कि किसी तरह शिया खड़े हो जाएँ। फिर वो ईरान का सदर पाकिस्तान का दौरा कर लेता है, फिर वो कहते हैं अमेरिका और से जो डील की है वो टूटने के करीब है। शहज़ाद अकबर साहब की हालत भी इस तरह है कि वो रोज़ अपने वीलॉग में व्यूज़ के चक्कर में आसिम मुनीर को घर भेजकर सोते हैं। सुबह उठते हैं तो फिर आसिम मुनीर होता है और फिर एक वीलॉग से उसको घर भेजने की कोशिश करते हैं। डीजीआईएसआई की 4 स्टार प्रमोशन भी हो सकती है, मैं हुँ, आपको बताऊँ। हुँ। वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बनने के कैंडिडेट भी हैं शायर शमशाद की जगह, वो वहाँ प्रमोट हो सकते हैं। वो रिटायर होकर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के तौर पे अपना काम जारी रख सकते हैं, जैसे पाकिस्तान में पहले भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रहे हैं और उन्हें डीजीआईएसआई के तौर पे 1 साल की एक्सटेंशन भी मिल सकती है। लेकिन मेरा ज़ाती तौर पे ख़्याल है कि वो 4 स्टार जनरल बनने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं और तौसीह लेने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते, क्योंकि 4 स्टार बनना अपनी जगह एक एज़ाज़ की बात है और मुझे लगता है कि नए डीजीआई जो हैं वो अगले 2-3 माह में आ जाएँगे। इस ज़िम्मन में बहुत से नाम मार्केट में मौजूद हैं। इस मैं दफ़ा अभी भी आप कोई पेशगोई करेंगे? लास्ट टाइम भी आपने लेकिन जो अभी पेशगोई कुछ की तय थी। नहीं है, लेकिन नए डीजीआई आ जाएँगे। मुझे नहीं लगता कि जनरल आसिम मलिक को बतौर डीजीआई सही तौसीह मिलेगी। मुझे लगता है नए डीजीआई आ जाएँगे और आसिम मलिक अपने करियर में आगे प्रोसीड करेंगे। तो मुज़म्मिल साहब क्या आने वाले दिनों में आप कोई पेशगोई करेंगे इस हवाले से? जी, यकीनन अभी तो नाम फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन मुख्तलिफ़ नाम ऑप्शंस के तौर पे अंडर डिस्कशन हैं और नाम लिए जा रहे हैं कि कौन डीजीआई हो सकता है। तो जो ही फाइनल होगा हम नाज़रीन को बताएँगे, लेकिन जब नए डीजीआई के नाम मार्केट में आ रहे हों और ऐसी खबरें आ रही हों हुँ। कि नए डीजीआई पर जीएचक्यू में गौर हो रहा है या वज़ीर-ए-आज़म से मुशावरत हो रही है, तो फिर ऐसा है कि आसिम मलिक साहब शायद बतौर डीजीआई कंटिन्यू नहीं कर रहे। शहज़ाद अकबर साहब की खबर गलत है।
ये जो अमेरिका में खान का लॉबिंग ग्रुप है, क्या वो वाक़ई बददिल हो गया है? आप देखें ना कि जैसे टोनिया शाह ने ट्वीट किया है कि मैं मज़ीद पाकिस्तानी सियासत पर तबसरा नहीं करूँगा, मैं शदीद मायूस हूँ, बस मैं दुआ करूँगा। तो क्या कहेंगे? जी, ये बिल्कुल ठीक है कि अमेरिका में जो पीटीआई के लिए लॉबी करने के लिए चंदा देने वाले बड़े-बड़े लोग थे, जिनका आपने नाम लिया है, ये भी एक बहुत अमीर आदमी है और ये भी बहुत चंदा देते थे पीटीआई के लिए, लॉबिंग के लिए। वो चंदा भी बहुत कम हो गया है और लोग अब लॉबिंग के लिए पैसे खर्चने को तैयार नहीं हैं। लोगों का ख़्याल है कि लॉबिंग फ़ेल हो गई है, आसिम मुनीर जीत गया है। पीटीआई के जो लॉबियिस्ट थे, वो फ़ेल हो गए हैं और ये ट्वीट से आगे कुछ नहीं करा सके। ट्वीट भी बड़े गैर अहम हैं। कासिम और सुलेमान का दौरा अमेरिका भी नाकाम हो गया है, वो किसी अमरीकी अहदेदार से नहीं मिल सके हैं। तो पीटीआई यूएसए में इस वक़्त शदीद बददिली है, इसीलिए आप देखते हैं कि जो पीटीआई के प्रोपेगेंडिस्ट हैं, हुँ। वो रोज़ाना आसिम मुनीर के घर जाने पर अब वीलॉग कर रहे हैं। उनका ख़्याल है कि जब तक आसिम मुनीर है, लोग यकीन कर गए हैं कि तब तक इमरान खान का कोई मुस्तकबिल नहीं। तो वो लोगों को ये बता रहे हैं कि शायद आसिम मुनीर घर जा रहा है, आप अपनी उम्मीद कायम रखें। मुझे नहीं लगता ये उम्मीद कायम रह सकेगी। बात ठीक है कि उनका चंदा भी कम हो गया और लॉबिंग भी ख़त्म हो गई। ये जो हफ़ीज़ुल्लाह खान नियाज़ी की जानिब से कहा गया है कि खान साहब को जनरल आसिम मुनीर ने घर नहीं भेजा था, बल्कि जनरल बाजवा ने भेजा था। और अब कोई ऐसा प्लान तैयार किया जा रहा है कि जिससे खान साहब को 20 साल तक हुकूमत से दूर रखा जाएगा और आगे जो भी आर्मी चीफ आएगा, वो भी इसी प्लान को फ़ॉलो करेगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या वाक़ई कोई प्लानिंग कर ली गई है? अच्छा, वैसे मैं ऐसी प्लानिंग्स पर यकीन नहीं रखता। 2018 में कहा जाता था फ़ौज ने ये फ़ैसला कर लिया कि जिसके नाम के साथ शरीफ होगा वो कभी इक़्तिदार में नहीं आ सकता हुँ। और शरीफों की सियासत ख़त्म हो गई है। इस मुल्क में नाम के साथ शरीफ होना क्रेडिट नहीं डिसक्रेडिट है और लोग कहते थे फ़ौज ने फ़ैसला कर लिया आज के बाद कोई शरीफ इक़्तिदार में नहीं आएगा। हुँ। 2022 में आ गए। सारे ही आ गए। सारे ही आ गए, पूरा ख़ानदान ही इक़्तिदार में आ गया। कभी कहते थे ख़ानदान का कोई बंदा नहीं आ सकता, कभी पूरा ख़ानदान आ गया। मैं इस तरह की बातों पे यकीन नहीं रखता। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ख़ान साहब अपनी और फ़ौज की लड़ाई जिस इंतहा पर ले गए हैं, शायद कोई अगला आर्मी चीफ़ पर भी उन पर एतबार ना करे। जिस तरह उन्होंने जनरल बाजवा को ज़लील किया है, जिस तरह उन्होंने जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई, फिर जिस तरह उन्होंने जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई, कोई भी आर्मी चीफ़ ये ज़रूर सोचेगा कि अगर मेरी और इमरान खान के साथ पहले सुलह के बाद लड़ाई हो गई, तो वो मेरा हाल क्या करेगा? लिहाज़ा मुझे लगता है एक ट्रस्ट डेफ़िसिट उनका और फ़ौज का ऐसा पैदा हुआ है। ये ऐसे ही है जैसे मार्केट में किसी का एतबार ख़त्म हो जाए तो कोई उसे रुपया उधार नहीं देता या कोई उसके साथ पार्टनरशिप नहीं करता। तो मुझे लगता है कि ये ज़रूर है कि इमरान खान अपना ट्रस्ट ख़त्म कर गए हैं, इमरान खान पर एतबार ख़त्म हो गया है। लोग समझते हैं कि इमरान खान के साथ कोई बात नहीं की जा सकती। इमरान खान जो हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं, वो अपने मफ़ाद के लिए अगले को ज़लील करते हैं। तो इसलिए शायद ये राय है कि कोई भी आर्मी चीफ़ उनके साथ काम ना करना चाहे। बाकी मैं इन थ्योरीज़ पे नहीं मानता कि कोई फ़ैसला नहीं हुआ। मैंने सुना कभी कोई भुट्टो इक़्तिदार में नहीं आएगा, फिर सारे भुट्टो इक़्तिदार में आ गए बेनज़ीर समेत। आज फिर मैंने सुना कि कोई शरीफ इक़्तिदार में नहीं आएगा, सारे शरीफ आ गए। तो मैं इन थ्योरीज़ पर यकीन नहीं रखता। तो मुज़म्मिल साहब, जिस तरह आपने कुछ व्लॉग्स में कहा था कि कोई भी कुर्राए अर्ज़ पे इस टाइम ऐसा शख्स मौजूद नहीं है जो कि खान साहब की गारंटी देगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या आगे कोई गारंटी दे सकता है उनकी? क्या हालात तब्दील हो सकते हैं? कोई मिनी 0.001% चांस भी नहीं है? आज भी सबसे बड़ा मसला यही है कि कोई बंदा पूरी दुनिया में इमरान खान की गारंटी नहीं दे सकता। हुँ। कल भी यही मसला होगा, परसों भी यही मसला होगा। मैंने वही कहा खान साहब अपना एतबार ख़त्म कर गए हैं। उनका जब एतबार ख़त्म हो गया है, तो फिर जब एतबार ख़त्म हो जाए तो फिर बातचीत के रास्ते और मुज़ाकरात ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि एतमाद ही नहीं है, बात हुँ। क्या होगी? हुँ। खान साहब की पार्टी में कोई आदमी ये नहीं कह सकता मैं खान का ज़िम्मेदार हूँ। खान साहब के कोई दोस्त खान साहब का ये नहीं कह सकता मैं खान साहब का ज़िम्मेदार हूँ। खान साहब का कोई फैमिली मेंबर ये नहीं कह सकता मैं खान साहब का ज़िम्मेदार हूँ। कोई इंटरनेशनल लीडर ये नहीं कह सकता मैं खान साहब का ज़िम्मेदार हूँ। तो खान साहब अपनी क्रेडिबिलिटी वो ऑल ओवर द वर्ल्ड ख़ानदान से लेके दुनिया तक खो चुके हैं, जिसका उनको नुकसान है। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और व्हाट्सएप जो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसको भी फॉलो करें।